नमस्कार, मैं अनिल पारधी, सहायक प्राध्यापक इतिहास, स्वर्गीय श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय बसना, जिला महासमुंद। प्रिय छात्रों, आज हम एमए अंतिम इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर खंड सा प्रश्न पत्र वैकल्पिक 2 भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के अंतर्गत इकाई 2 में एक टॉपिक है मुगलकालीन साहित्य, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। साहित्यिक दृष्टि से मुगल काल प्रगतिशील था। उस समय में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। नवीन रचनाओं और अनुवाद दोनों ही दृष्टियों से उस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फारसी, संस्कृत, हिंदी के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी उस काल में हुआ तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की भी उन्नति हुई। आइए देखते हैं बाबर के राज्यकाल में साहित्यिक विकास किस प्रकार से हुआ। इसको हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। पहला है तुर्की एवं फारसी साहित्य। बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का बड़ा विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। बाबर ने एक नवीन शैली लिपि का आविष्कार किया, जो बाबरी लिपि कहलाई। दूसरा प्रकार है अन्य भाषाई साहित्य। बाबर की रुचि केवल तुर्की एवं फारसी में ही थी, जिससे उसके अल्पकालीन शासनकाल में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी तथा बंगला आदि साहित्य का कोई विकास नहीं हुआ। हुमायूं के शासनकाल में साहित्यिक विकास किस प्रकार से हुआ। तुर्की एवं फारसी साहित्य के अंतर्गत हुमायूं भी साहित्य में काफ़ी रुचि रखता था। हैदर मिर्ज़ा ने लिखा है कि मैंने उस जैसे प्राकृतिक गुणों तथा योग्यता का स्वामी शहजादा कम ही देखा है। हुमायूं भूगोल तथा खगोल में काफ़ी निपुण था तथा मीर खुदा अब्दुल लतीफ़ एवं सीरत हुसैन जैसे विद्वानों की संगति में रहा करता था। उसके काल में उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। जौहर, जो उसका अफ्ताबची था, उसने तज़किरात उल वाक़ियात लिखा। हुमायूं के समय की लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक खुदा मीर द्वारा लिखी गई हफ्त अकलीस है। बाबर के समान ही हुमायूं भी फारसी एवं तुर्की में ही रुचि रखता था, जिससे उसके शासनकाल में भी संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और बंगला साहित्य के विद्वानों को आश्रय प्राप्त नहीं हो सका। फिर भी हुमायूं तथा शेर शाह के समय में व्यक्तिगत प्रयास के अंतर्गत कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना की, जिसमें एक रूपक के रूप में मेवाड़ की रानी पद्मिनी की ऐतिहासिक कहानी है। आइए देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में साहित्यिक उन्नति किस प्रकार से होती है। अकबर के समय में शांति, सुव्यवस्था एवं धार्मिक सहिष्णुता होने के कारण हिंदू कवियों को अपनी उत्कृष्ट रचनाओं को लिखने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इस काल के उच्च कोटि के कवि तुलसीदास, सूरदास, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान आदि थे। अकबर के दरबारी कवियों में बीरबल, भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल आदि अच्छे कवि थे। बीरबल को अकबर ने कविराय की उपाधि से विभूषित किया था। करण, हरिनाथ,
नरहरि अकबर के दरबार के अन्य प्रसिद्ध कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास इस समय के सबसे उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, दोहावली, पार्वती मंगल, गीतावली आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे करोड़ों हिंदुओं की बाइबिल कहा है। सूरदास जी ने सूरसागर तथा अन्य पद्य गीतों की रचना की। ये अकबर के समय के श्रेष्ठ गायक एवं कवि थे। अकबर ने हिंदी के साथ संस्कृत को भी राज्याश्रय प्रदान किया। इसके दरबार में संस्कृत के अनेक विद्वान कवियों को राज्य की ओर से पुरस्कार एवं आश्रय प्रदान किया गया। हिंदी के प्रायः सभी कवि संस्कृत के विद्वान थे। अकबर के शासनकाल में फारसी एवं संस्कृत का एक शब्दकोश फारसी प्रकाश लिखा गया। हिंदी एवं संस्कृत के अतिरिक्त पंजाबी और बंगला साहित्य ने भी यथेष्ट उन्नति की। गुरु ग्रंथ साहब का संपादन भी अकबर के समय में ही हुआ। अकबर के समय में तुर्की एवं फारसी साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इस बारे में विचार करते हैं। अकबर के शासनकाल में फारसी एवं तुर्की साहित्य की सबसे अधिक उन्नति हुई। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है, भारत के तैमूरी शासक साहित्य के संरक्षक थे और उन्होंने इसकी विभिन्न शाखाओं के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। अकबर के संरक्षण में अनेक विद्वानों फले फूले तथा उन्होंने अनेक रुचिकर एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। अकबर की उदार धर्म सहिष्णु नीति के परिणाम स्वरूप राज्य में आंतरिक शांति की स्थापना हुई, जिसमें साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार में 58 श्रेष्ठ कवि थे। अकबर के शासनकाल में शेख फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि था, जो राजकवि के पद पर आसीन था। अकबरकालीन फारसी साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार का साहित्य है ऐतिहासिक रचनाएं। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें प्रमुख हैं अबुल फजल कृत अकबरनामा व आयन अकबरी, निजामुद्दीन अहमद कृत तबकात अकबरी, अब्बास शेरवानी कृत तोहफ़ा अकबर शाही, अब्दुल कादिर बदायूनी कृत मुंतखब उत तवारिख, अहमद यादगार कृत तारीख सल्तनत अफगाना, फैज सरहिंदी कृत अकबरनामा, असद बेग कृत वाक़यात। अब हम विशुद्ध फारसी साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। आयन अकबरी के द्वारा उसके दरबार के 58 कवियों का पता चलता है। अकबर के राज्यकाल में विशुद्ध फारसी साहित्य में निम्नलिखित ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें पहला है गिजाली। यह अकबर का राजकवि ईरानी निवासी था। इसने मिरातुल कायनात, नक्शे वदीद तथा इसरारे मकतब की रचना की। दूसरे कवि थे शेख फैजी। इन्होंने नलोगमन, मवारिदुल कल्ला तथा सवाती उल इल्हाम नामक प्रसिद्ध रचनाएं की। अकबर के समय में अनुवाद कार्य भी किया गया। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जो स्वयं उसकी ही देखरेख में काम करता था। इस विभाग की स्थापना हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय के लिए तथा देश के बुद्धिजीवियों के लिए एक सा साहित्य प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। अकबर ने संस्कृत, अरबी, तुर्की और यूनानी भाषा के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। क्योंकि फारसी राज्य दरबार की भाषा थी,
और राज्य के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से इसे पढ़ना पड़ता था। नकीब खान, अहमद शेरी, सुल्तान हाजी थानेश्वरी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत के भिन्न भिन्न भागों का अनुवाद किया। इसका नाम रज्मनामा रखा गया। इन्होंने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया। तुझके बाबरी का मुकम्मल खाने तथा ताजक का अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास का शेख मोहम्मद ने, हरिवंश पुराण का अनुवाद मौलाना गौरी तथा पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया। आइए देखते हैं जहांगीर के राज्यकाल में साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ। जहांगीर अपने पितामह बाबर के समान उच्च कोटि का विद्वान तथा समालोचक था। उसने तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा फारसी में लिखी। इसमें उसने अपने शासन के 17वें वर्ष तक का इतिहास लिखा। जहांगीर की आज्ञा से मोतबिद खान ने इकबालनामा ए जहांगीरी तथा कामदार खान ने मासिर ए जहांगीर नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की। इसी काल में कुरान पर अनेक भाष्य लिखे गए, किंतु अनुवाद कार्य नहीं हो पाया। इकबालनामा ए जहांगीरी में जहांगीर के दरबारी विद्वानों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिनमें से गयास बेग, नकबी खान, मोतबिद खान, नियामतुल्ला और अब्दुल हक प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के शासनकाल में रीति ग्रंथों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तथा द्वंद्व, शब्द शक्ति, अलंकार, रस आदि विषयों पर अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के लेखकों में केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, देव, पद्माकर, महाराजा जसवंत सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। केशवदास ने कविप्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। जहांगीर ने अपने पिता की भांति संस्कृत के विद्वानों का भी अपने दरबार में आदर सत्कार किया। आइए देखते हैं शाहजहाँ के राज्यकाल में साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ। शाहजहाँ ने भी विद्वानों को आश्रय देकर अपने पूर्वजों की परंपरा को स्थिर रखा। शाहजहाँ के आश्रय प्राप्तकर्ताओं में तालिब कलीम, हाजी मोहम्मद जान, चंद्रभान ब्राह्मण आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कलीम को उसने राजकवि नियुक्त किया, जिसने साकीनामा लिखा। शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा। अमीन कजवीनी ने एक अन्य बादशाह नामा लिखा। सौदाई गिलानी ने फारसी में कविताएं लिखी। इनायत खान ने शाहजहाँनामा और मोहम्मद साली ने अमर ए साली की रचना की। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा अरबी, फारसी एवं संस्कृत का अच्छा विद्वान था। उसने सूफी दर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे तथा कुछ उपनिषदों, भगवद गीता और योग वशिष्ठ नामक ग्रंथों का अनुवाद किया। इब्न हरकन ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। मुंशी बनवाली दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहाँ के राज्यकाल में ग्वालियर के सुंदर नामक कवि को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शाहजहाँ ने उसे राजकवि तथा महाकवि की उपाधियों से विभूषित किया। रीति के ऊपर लिखा गया उसका ग्रंथ सुंदर सागर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी समय सेनापति ने काव्य कल्पद्रुम, कवित्र रत्नाकर और बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना भी की। शाहजहाँ कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हुए भी किसी भी भाषा के प्रति अनुदार नहीं था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ पंडित,
शाहजहाँ के राजकवि थे। इन्होंने गंगा लहरी तथा रस गंगाधर नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में उन कवियों के नाम दिए हैं जो समय समय पर बादशाह से पुरस्कार प्राप्त करते थे। 1645 ईस्वी में खगोल विद्या तथा ज्योतिष विद्या के अच्छे कोशों का निर्माण हुआ, जिसमें वेदांगाचार्य ने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया। वैष्णव लेखकों ने बहुत सा बंगला साहित्य भी तैयार किया, जिसमें कृष्णदास, कविराज जयचंद्र, त्रिलोचन दास, नरहरि चक्रवर्ती तथा चैतन्य के नाम उल्लेखनीय हैं। आइए अंत में देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में साहित्य का विकास। औरंगजेब एक उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमान था जो धर्मशास्त्र एवं न्यायशास्त्र का ज्ञाता था। कविता एवं इतिहास लेखन में यद्यपि उसकी रुचि नहीं थी, फिर भी पूर्व प्रचलित परंपरा के कारण उसके समय में कुछ महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें प्रमुख काफ़ी खां का मुंतखब उल लुबाब, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, साकी मुस्ताद का मासिर ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर का फतुहात ए आलमगीरी, भीमसेन बुरहानपुरी का नुस्खा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। औरंगजेब के आदेश पर उलमा वर्ग से मुस्लिम कानून पर फतवा ए आलमगीरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कराई गई, लेकिन औरंगजेब ने हिंदी साहित्य को बड़ी क्षति पहुंचाई। मुगल सम्राट के हिंदी विरोधी रुख को देखकर विभिन्न राजाओं ने हिंदी को आश्रय प्रदान किया। इस काल में भूषण, मतीराम आदि कवियों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को अपनी अमर कृतियों से भरा। मोहता नैणसी के ख्यात खुमान रासो, राणा रासो आदि ग्रंथ उसी युग की देन है, परंतु शाही संरक्षण के अभाव में हिंदी साहित्य उत्तरोत्तर पतन की ओर उन्मुख हुआ। हिंदी के भांति औरंगजेब को संस्कृत साहित्य से भी कोई लगाव नहीं था, अतः उत्तरकालीन मुगल शासकों की ओर से कोई प्रोत्साहन प्राप्त न होने के कारण संस्कृत साहित्य भी उत्तरोत्तर पतन की ओर अग्रसर हुआ। औरंगजेब के बाद सभी मुगल शासक दुर्बल थे। वे राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं कर सके, जिससे लगभग सभी भाषाओं का साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया। धन्यवाद।